सभी को नमस्कार। आप सभी भाइयों का स्वागत है, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो एवरीवन, आप सभी का हृदय अभिनंदन, आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आर ट्रू जेंटलमैन। शुक्रिया दोस्त। मेरे प्यारे छोटे भाइयों, आप सभी के साथ मिलकर बहुत प्यारी प्यारी बात हम लोगों ने पढ़ी और मजा आया पढ़ने में। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अपने टेंसेस को अच्छे से रिवाइज किया होगा, ठीक है। और टेंसेस के साथ साथ बस मुझे एक काम कर दो, मॉडल एक्सिलरीज की डेफिनेशन लिखकर दिखा दीजिए। जिन्होंने रिवीजन नहीं की है कोई बात नहीं, रिवाइज कर लीजिएगा। आई एम अर्नेस्टली वेटिंग फॉर योर क्लास। ओ भाई साहब, शिकारी पड़े हो भाई। संतोष बेटा, मैं आपको घर आकर बता दूंगा, कोई बात नहीं। आगे से मैं आपके घर आया करूंगा, मैं आपको बताया करूंगा। तो मेरे प्यारे छोटे भाइयों, आप सभी के साथ मिलकर मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा। मॉडल एक्सिलरी की डेफिनेशन क्या बताई थी, बस मुझे ये पता चल जाए मॉडल एक्सिलरी की डेफिनेशन क्या होती है। पंजाब से प्यार आया है भाई, शुक्रिया मेरे दोस्त। तो वो हेल्पिंग वर्ब जो हमारे मूड को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। वो हेल्पिंग वर्ब जो हमारे मूड को रिप्रेजेंट करती हैं। और मेरे बच्चों, इसी मूड को हम लोगों ने अलग अलग सिचुएशन में समझने का काम किया, जिसमें अगर मैं बात करूं सबसे पहले परमिशन की, तो परमिशन के मूड के बारे में बताने वाला, परमिशन के मूड के बारे में बताने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल एक्सिलरी है वो है मे या फिर कैन। पढ़ा है बेटा? बोलो हाँ, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आया ना? फाइन, ठीक है। फिर आती है दूसरी बातचीत, फिर आती है दूसरी बात, एक दूसरे मूड की हमने बात की। अगर हम किसी की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो बच्चों आप लोगों ने मुझे बताया रिक्वेस्ट के लिए हम वुड या कुड का यूज करते हैं, यही बताया बेटा? बोलो जरा हाँ, ठीक है। आया ना? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। फिर इसके बाद अगर हम आगे बात को समझने की कोशिश करते हैं, हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर एक प्यारी सी खूबसूरत बात समझी भाई। एबिलिटी, एबिलिटी बताने के लिए हम लोगों ने सीखा कैन या फिर कुड के बारे में। और हम लोगों ने इसी के साथ साथ अगर मैं इज एम आर वॉजवर को हटाकर बी लगा दूं तो इसी के साथ हम लोगों ने बी एबल टू की जानकारी भी ली। बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर फॉर्मूला बुक में कुड को फॉर्मल रिक्वेस्ट के नाम से बताया गया है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कुड को फॉर्मल रिक्वेस्ट के नाम से बताया गया, उसका भी एक कारण है, क्योंकि जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं ना तो फॉर्मल या इनफॉर्मल का डिफरेंस इनके अंदर बना ही नहीं सकते। आपने कभी किसी की अगर रिक्वेस्ट की हो, आपने अगर कभी से किसी से रिक्वेस्ट की हो तो फॉर्मल या इनफॉर्मल होकर रिक्वेस्ट का नेचर ही पोलाइट होता है, इसलिए इसको फॉर्मल। कुछ किताबें से वुड को फॉर्मल कहती हैं, कुछ किताबें कुड को फॉर्मल कहती हैं। तो आप इनमें से कुछ भी ठीक मान सकते हैं, ये दोनों अपने आप में आज भी बड़ा विवाद किए हुए हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं क्लास में आपको कुड इनफॉर्मल, वुड फॉर्मल के लिए बताता हूं। मेरी बुक में आप देखोगे तो ये नियम उल्ट कर लिखा हुआ है ताकि आपको दोनों तरीके से मजबूती मिल जाए, ठीक है बेटा? फाइन फाइन। चलो फिर इसी के बाद हम लोगों ने एक और खूबसूरत सी बात समझने का काम किया, और जिसे हम लोग कहते हैं क्या, पॉसिबिलिटी। भाई याद आया कि नहीं आया? और पॉसिबिलिटी के लिए हम लोगों ने यूज किया मे, माइट या फिर अगर हम कहना चाहें कुड। यही प्यार हम लोगों ने किया था, ठीक है। हाँ है ना? बताओ मेरे बच्चों, जब ये सारी बातें हम लोगों ने समझ ली, जब ये सारी बातें हम लोगों ने अच्छे से समझ ली, अब इन्हीं बातों के साथ थोड़ा सा आगे हम आपके साथ चलने का प्रयास करेंगे, ठीक है बेटा? है ना? हाँ, सुपर फ्लोस की भी बात कही थी। एक भाई बड़ा परेशान हो रहा है, कह रहा जी सुपर फ्लोस भी पढ़ाया था, इनके साथ हम बी एबल टू का यूज नहीं करते, ठीक है भाई। ये सुपर फ्लोस की कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों को बताए थे, ठीक है। अब खुश है? हाँ है ना? सेट है बॉस? चले आगे।
चलो भाई, अब अगर इसी बातचीत की अगर आगे हम बात देखें मेरे बच्चे, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी के लिए कुड नहीं कैन हमने कहा था। चले भाई आगे थोड़ा सा, आओ भाई आओ, अब एक प्यारी प्यारी बात आगे मिलते हैं एक पांचवी कैटेगरी से। अब मैं आप लोगों को मिलाना चाहूंगा, ठीक है बेटा, यहां से अब आपकी नई कहानी हम शुरू करेंगे, ठीक है बेटा, फाइन। अब देखो बच्चे, जब कभी हम किसी इंसान को एडवाइस दे रहे हैं या फिर किसी इंसान को नेसेसिटी बताने की, नेसेसिटी का मतलब कोई आवश्यकता की बात कही जाए, या फिर अगर हम किसी इंसान को कोई सजेशन दे रहे हैं या फिर किसी इंसान को कोई कर्तव्य याद दिलाते हैं, तो इसके लिए हमें अलग अलग मॉडल एक्सिलरीज का यूज करना होता है, ठीक है। इसके लिए हमें अलग अलग मॉडल एक्सिलरीज का यूज करना होता है, ठीक है बेटा। कैसे यूज करना होता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब बड़े ध्यान से पढ़ना। देखो बेटा, सबसे पहले एक मॉडल एक्सिलरी है जिसे हम कहते हैं शुड। क्या कहा दोस्तों? शुड। जब हम शुड की बात करते हैं तो शुड, जब हम किसी को भी सजेशन देते हैं तो ये हमेशा कौन सी सेंस में जाता है बेटा? आप कहोगे गुरुजी ये जनरल सेंस में जाता है। जनरल सेंस का मतलब, आप जब किसी को सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? आप जब किसी को सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं, ठीक है ना। आपकी क्लास में दो बच्चे हैं, ये बच्चे पूछ रहे हैं मॉडल आज ही स्टार्ट करवाए हैं क्या? जोर से ताली बजाओ बेटा इन बच्चों के लिए, ठीक है ना। एक का नाम श्याम है, एक का नाम प्रशांत है, ठीक है, फाइन। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे बेटा। हमारी क्लास में कितने बुद्धिजीवी लोग हैं ना, कितने तेजस्वी लोग हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो शुड हम यूज करते हैं जनरल सेंस में, ठीक है। जनरल सेंस का मतलब हमें समझ में आता है कि किसी भी इंसान को ऐसा सजेशन जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। कोई माने ठीक है, कोई ना माने ठीक है, ठीक है ना। आप किसी को भी राह चलते को कोई भी सलाह दे देते हो, कोई माने ठीक है, कोई ना माने तब ठीक है। एक जनरल कैटेगरी की सजेशन आ गई। फिर एक आती है बात दूसरी बच्चे, दूसरी कैटेगरी कौन सी हो गई? मस्ट। मस्ट हम कहते हैं कि इसके लिए समथिंग विच इज मोर इंपॉर्टेंट टू डू, मोर इंपॉर्टेंट टू डू, यानी कि जिसका करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो इसके पीछे क्या कहानी है? कोई काम करना अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो इसके पीछे बोलने वाले इंसान की चिंता जुड़ी होती है, यानी कि स्पीकर्स कंसर्न इसके अंदर इंक्लूड होता है। यानी कि अगर किसी ने ये बात किसी को बोली है, ठीक है ना जी, हाँ है ना। जब किसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोई अगर बोल रहा है ये चीज, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो भाई अगर आप किसी इंसान के सामने कुछ कह रहे हो तो बोलने वाले को भी सामने वाले की चिंता। जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं तो आपको क्या कहूंगा? यू मस्ट अटेंड द क्लास रेगुलरली, ठीक है। मैं क्या कहूंगा आपके लिए? यू मस्ट अटेंड द क्लास रेगुलरली, यानी कि आपको हर दिन क्लास को रेगुलर अटेंड करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी है और मैं आपके लिए चिंतित हूं। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ कि ना? ठीक है बेटा। फिर आती है एक अगली कैटेगरी जिसे हम कहते हैं हैज या फिर हैव टू, ठीक है। जब हैज या हैव टू की अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये एक ऐसी आवश्यकता है, एक ऐसी बात है जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से माननी पड़ती है, यानी कि ये रिक्वायरमेंट है किसकी? डिसिप्लिन की। ये रिक्वायरमेंट है किसकी बेटा? ये रिक्वायरमेंट है डिसिप्लिन की, यानी कि जब किसी काम को करने के लिए बाहरी दबाव बन जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या होता है बेटा? जब हम किसी काम को करने के लिए एक बाहरी दबाव बनाकर चलते हैं कि ऐसा हमें काम करना चाहिए। बात समझ में आ गई? तौसीफ बेटा हाथ जोड़ के माफी, अगर आपके कमेंट का जवाब नहीं दिया जाता तो आप पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, ठीक है? ओके, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप प्लीज पढ़ लो, ठीक है? आओ, ठीक है, क्लियर है? ठीक है जी, फाइन। करेक्ट हो गया बेटा, हाँ है ना? चलो अब अगली बात को हम समझने का काम करते हैं। तो हैव टू या हैज टू की अगर हम बात करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अगर हम हैड टू की बात करते हैं तो ये हमें बताता है क्या? पास्ट ऑफ हैव टू या हैज टू, ठीक है ना। ये पास्ट फॉर्म बताने का काम करता है। अच्छा भाई, एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा है, जरा इसको पढ़कर देखो, ठीक है। एक बार ये शब्द लिखा है, जरा इसको पढ़कर दिखाओ बेटा। चलिए चलिए फटाफट से बताएं।
शाबाश। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं ought to। पढ़ लिया आपने? ठीक है जी। हम इसे क्या पढ़ते हैं बेटा? ought to। ठीक है, एक मिनट बेटा रुकना जरा। तो इस शब्द को हम पढ़ते हैं ought to। ठीक है, जब ought to की हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है जब कोई भी चीज सोशली या मोरली रिक्वायर्ड है। सोशली या मोरली रिक्वायर्ड है ना, यानी कि जिसे सामाजिक रूप से या नैतिक रूप से करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्या कहा मैंने? जिसे सामाजिक या नैतिक रूप से करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ऐसा काम किए बगैर काम नहीं चल पाएगा। गॉट इट? ठीक है। अब मैं आपके सामने मेरे बच्चों इन पांचों को लेकर कुछ एक क्वेश्चंस लिख रहा हूं। आप पहले इनकी फिटिंग चेक कर दो फटाफट से। ठीक है, इन सभी के फिटिंग चेक कर दो, इनकी फिटिंग कैसी है। ठीक है ना, पहले 5 सवाल दे रहा हूं बेटा, बनाने की कोशिश करना। ठीक है, मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं बेटा आप लोगों को। चलो भाई, पहले एक बार इनके आंसर्स बनाओ मेरे बच्चों, फिर आगे लेके चलेंगे। ठीक है।
बेटा कुछ बच्चे ना सिर्फ शुड ऑट टू लिख रहे हैं, अरे क्वेश्चन नंबर तो लिख दिया करो भाई। बिना क्वेश्चन नंबर लिखे शुड ऑट टू लिख रहे हैं, ऐसे थोड़ी कोई समझ पाएगा बेटा। आओ बेटा, क्वेश्चन एक एक करके आंसर बनाते हैं, बड़े प्यार से समझो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला सवाल, वी ब्लैंक वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ स्कूटर। भाई स्कूटर अगर हम चला रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए सर? नियम है कि हमें हेलमेट पहनना चाहिए, तो इसी की वजह से हम लोगों ने यहां पर क्या लिख दिया बेटा? वी हैव टू वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ स्कूटर। करेक्ट हो गया, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने कहता है, शिखा सेड, बात किसकी होगी बेटा? पास्ट की होगी। शिखा ने कहा कि मुझे अपने ऑफिस 9 बजे पहुंचना है, तो ये किस चीज की बात होगी? आपको होगी सर पास्ट होने की वजह से डिसिप्लिन का नियम काम कर गया। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है बाहरी दबाव। अब बाहरी दबाव का मतलब क्या हुआ? बाहरी दबाव का मतलब हुआ मेरे बच्चे, आपकी शॉर्ट वीडियोस यूट्यूब पे बहुत मोटिवेट करती हैं, आपका बहुत सारा शुक्रिया, आप पढ़ लो प्लीज। ठीक है, जब आप एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हो तो इसका मतलब है किसी नियम, किसी कानून की वजह से कोई चीज हमें करनी पड़ती है। मेरी बात समझ रहे हैं? किसी नियम या किसी कानून की वजह से हमें कोई बात करनी पड़ती है कि ये तो नियम है, ये नियम है, ये सिद्धांत है, हमें इसे मानना पड़ेगा। ठीक है बेटा। अब शिखा ने ये कहा कि उसे अपने ऑफिस, तो डिसिप्लिन की बात है, पास्ट होने की वजह से यहां पर क्या कह देगा मेरा छोटा बच्चा? कहेगा हेड टू। करेक्ट हो गया, हाँ है ना? फाइन, आगे चलें बेटा। क्वेश्चन देखेंगे, राज ब्लैंक चेज हिज शर्ट एज इट लुक्स ओल्ड। राज को अपनी शर्ट बदल लेनी चाहिए, पुरानी दिख रही है। तो यहां इस लिखे हुए वाक्य में अगर कोई शर्ट पुरानी दिख रही है उसे बदल लेनी चाहिए, तो जनरल सजेशन है, कोई बदले ना बदले वो उसकी अपनी मर्जी है। अगले सवाल पर आएंगे, समीर ब्लैंक हैव रेस्ट एज ही इज क्वाइट इल। समीर को रेस्ट करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार है। अब एक बात बताओ, एक इंसान के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, एक इंसान के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है? बताओ जरा। आप कहोगे जी एक इंसान के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है? एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो इंसान रेस्ट करे अगर उसको बीमारी होती है तो भाई क्या कहेंगे? समीर मस्ट हैव। ठीक है जी। अगले सवाल पर आ जाए, वी ब्लैंक रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये तो नैतिक बात है, इसीलिए हम लोगों ने यहां पर क्या कह दिया? बात करेक्ट होगी बेटा, हाँ कि ना? क्लियर है बेटा, हाँ है ना? चलो मैं 5 सवाल और आपको देता हूं बेटा, 5 क्वेश्चंस और देता हूं, फिट करके दिखाओ दोबारा से। 5 सवाल तेरे नाम। आ जाओ फटाफट से। बेटा इसको बोलना कैसे है? पिनलाइज। इसको बोलना कैसे है बेटा? पिनलाइज। करेक्ट है? इसको बोलते कैसे? पिनलाइज। 5 सवाल फिर से दूंगा, आंसर्स बनाना खुशी से बनाओ बेटा, ठीक है? और जिन बच्चों को ये लग रहा है कि इससे पहले क्लास नहीं है, आज जब क्लास खत्म हो, रोशन आज जब क्लास खत्म हो तो क्लास खत्म होने के बाद एक बार आप अपना चेक करना, आपकी पिछली क्लास हुई है, आपने नहीं देखी, हो सकता है मेरी तरफ से कोई गलती हो गई हो। ठीक है, पिछली क्लास को देख लेना बेटा, ताकि आज की क्लास आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आए। ठीक है, प्रॉमिस? ओके, देख लेना बेटा। बहुत सारे बच्चों को गलत फहमी है, ये आज मॉडल एक्सरसाइज की इससे पहले क्लास हो चुकी है आपकी, आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फाइन। बनाओ बेटा बनाओ, सवालों के जवाब दो।
ठीक है ना। अच्छा, ट्राई कलर का मतलब क्या होता है? ट्राई कलर का मतलब क्या होता है, बताओ जरा। बेटा क्लास हुई थी, एक बार आप चेक कर लो, हो सकता है आपसे मेरे से कोई गलती हुई होगी, टेक्निकल टीम से कोई गलती हुई होगी, एक बार आप चेक कर लो। गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? इतना प्यारा इंसान आपको पढ़ा रहा है फिर भी गुस्सा दिखा रहे हो, हैं? चलो चलो, अपने आंसर्स बनाने की कोशिश करो फटाफट से। मेरे प्यारे बच्चों, 6 सवाल हैं आप सभी के सामने। चलो चलो, मैंने 5 बोलकर आपको 6 सवाल दे दिए हैं। ठीक है। चलो चलो, 5 सवाल देके 6 सवाल कौन देता है? चलो एक काम करते हैं, एक सवाल और देता हूँ, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। कुछ बच्चे परेशान हो गए आज भाई। चलो कोई परेशान नहीं होगा, ठीक है, कोई भी परेशान नहीं होगा। एक और क्वेश्चन देता हूँ इसी बात पे, ठीक है। ले मेरे बेटा, 8 क्वेश्चन हो गए है ना, प्यार प्यार में इतना सारा प्यार हो गया है। चलो बना के दिखाओ। 3 रंग वाला। हाँ, देखो धीरज ने बताई नहीं सही बीमारी क्या है। धीरज ने कहा टेंस नाम से है सर क्लास। बेटा मैं अभी टॉपिक का नाम चेंज करा देता हूँ बस। मैं कह रहा हूँ ना कुछ टेक्निकल टीम से गड़बड़ हुई है, वरना ऐसा नहीं होता है बच्चों। आप लोगों के लिए हमेशा चीजें ठीक रखते हैं हम। शाबाश, बना ली बेटा आंसर्स। कॉम्प्रीहेंशन की क्लास जल्दी बता देंगे हिमांशु भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? अभी थोड़े दिन रेस्ट कर लो बेटा।
चलो भाई डिस्कशन शुरू करें बेटा, आ जाओ मजे से समझते हैं। पहला सवाल कहता है वी ब्लैंक रिपे द लोन अदरवाइज द बैंक मे माइट पिनलाइज अस। पिनलाइज का मतलब होता है दंड देना। एक बात बताओ, अगर हम लोन को पे नहीं करेंगे तो यकीनन पॉसिबिलिटी स्ट्रोंग है भाई हमारे ऊपर क्या होगा, दंड लगेगा। अब यहां पर डिसिप्लिन की बात आ गई है, इसीलिए हम लोगों ने क्या कहना है, हैव टू। ठीक है ना भाई, भाई हमने अगर लोन लिया है तो लोन को वापस चुकाना पड़ेगा, है कि नहीं, बात समझ। अगर लोन लिया है तो लोन को वापस चुकाना पड़ेगा, वरना हमारे पर दंड लगेगी। तो साधारण सी बात है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। यू ब्लैंक राइट नीटली। आपको साफ साफ लिखना चाहिए, साधारण सी सलाह है, कोई माने ठीक है, कोई ना माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। आई रीच द एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर 9:30। मेरे बच्चों, आपने कभी कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम दिया है? आपने कभी भी कोई शोभा, शुड की स्पेलिंग ठीक लिखो बेटा, शुड की स्पेलिंग ये मत लिखो, ये एसएमएस की दुनिया से बाहर आओ, ठीक है, चैटिंग की दुनिया से बाहर आओ, ठीक है। शुड की स्पेलिंग ठीक लिखो, वरना पेपर में गड़बड़ करोगे, स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं मेरे लाडले। अब मेरे भाई आगे समझते हैं। हम आप कभी कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम अगर दिए हैं तो हमें ये पता है कि हमें अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर एक पर्टिकुलर टाइम पहले पहुंचना होता है, और ये नियम है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने यहां पर क्या चिपका दिया, हैव टू। क्वेश्चन 4, वी ब्लैंक रिस्पेक्ट आवर टीचर्स बाय ट्राई कलर। तो हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, सामाजिक बात है भाई, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। ओ देश मेरे तेरे शान से वाकिफ, राघव इन्फॉर्म्ड। बात पास्ट की है बेटा, हाँ ना, बात अगर पास्ट की है, दैट ही ब्लैंक स्टॉप द एंट्रेंट्स। एंट्रेंट होते हैं जो घुसने की कोशिश करते हैं, अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। ही ब्लैंक स्टॉप द एंट्रेंस विदाउट परमिशन। बिना परमिशन के अगर कोई एंट्री करेगा तो उसे रोकना पड़ा, डिसिप्लिन मेंटेन करने की बात आ गई, तो ही हैड टू स्टॉप। अगला प्रश्न, राज ब्लैंक मेंटेन द डिस्टेंस विद अदर्स व्हाइल टॉकिंग। तो भाई दूसरों से बात करते वक्त क्या करना है, उसे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो यहां पर आपने क्या कहा, ought to। अगले सवाल पर आ जाओ। 1, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब देखो बेटा, सामाजिक या नैतिक बात नहीं है, ट्रैफिक के जो नियम है उनको मानना, ट्रैफिक के नियम जो है उनको मानना, ये तो भाई साहब अगर सामाजिक संतुलन बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे रूडली फॉलो कराना पड़ेगा, ठीक है बेटा, हाँ है ना। आखिरी सवाल है, यू शुड मस्ट हैव टू रिवाइज द। बेटा इसका आंसर मुझे एक बार दे दो, फिर मैं आपको एक खूबसूरत सी बात बताना चाहूंगा। इसका एक खूबसूरत सा आंसर मुझे दे दो, इसमें आप क्या चुनाव करेंगे, ठीक है, हाँ है ना। मैं अब आप लोगों के साथ मिलकर एक सीक्वेंस भी मेंटेन करता हूं, ठीक है ना। सबसे साधारण सलाह शुड है, इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बनता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, मस्ट हो गया। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हैव टू, क्योंकि नियम इससे मनवाता है, ठीक है ना, है ना। और अगर हम इससे सबसे कम, अगर इन सभी से हम कम की बात करें तो इन सभी से कम है क्या, ought to। माने कोई ठीक, ना माने कोई ठीक, ठीक है ना भाई। आप अपने बड़े बुजुर्गों से आप कहकर बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने बूढ़े बुजुर्गों से तू कहकर बात करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये तो आपका अपना नियम है। आप अगर सामाजिक बात मानते हैं तो आप कहनी चाहिए। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब से क्लास शुरू हुई है तब से मैं आप सभी को आप कहकर बोलता हूं? क्या आपने कभी महसूस किया है? मैंने कभी किसी बच्चे को तू कहकर नहीं बात की। क्यों? क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट आपसे ज्यादा मेरे लिए जरूरी है। मैं जब तक आपको रिस्पेक्ट से बात नहीं करूंगा तब तक आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपके अंदर एक ऑफिसर छिपा हुआ है। तब तक आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपके अंदर एक ऐसा इंसान छिपा हुआ है जो आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट महसूस करवाता है, ठीक है बेटा, हाँ है ना, करेक्ट हो गया। चलो अब थोड़ी बात को आगे समझते हैं, ठीक है। तो भाई मैं आपके लिए चिंतित हूं, इसलिए मैं आपको कहता हूं आपको रिवाइज करना चाहिए, तो मस्ट के अलावा कुछ और नहीं, ठीक है दोस्तों, करेक्ट हो गया। चले आगे, आओ इस प्यार को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोगों को एक और प्यारा खूबसूरत नियम पढ़ना है, कुछ बच्चों को याद आ जाएगा, ठीक है जी। पर्पस का मतलब क्या होता है बेटा, बताओगे जरा? पर्पस का मतलब क्या होता है? कुछ बच्चों को पुरानी बात याद आ जाएगी, डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये सुनी जरूर होगी मेरे बच्चों ने। पर्पस है जी, पर्पस होता क्या है दोस्तों? पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, है ना।
हम कोई भी काम करते हैं उद्देश्य जरूर रखते हैं, है ना। हम कोई भी काम करते हैं यानी कि पहले कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम उस एक्शन का पर्पस बताते हैं, उस एक्शन का उद्देश्य बताते हैं कि इसका क्या उद्देश्य है। यानी कि मेरे बच्चों, अगर हमें पर्पस बताना है तो पर्पस बताना एक सेंटेंस में नहीं होगा। पर्पस को बताने के लिए हमें दो सेंटेंसेस की जरूरत पड़ेगी, और दो सेंटेंसेस की जब हमें जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब हम पहले हिस्से में हमेशा बताने का काम करते हैं एक्शन, और दूसरे हिस्से में ही हम तब बताएंगे क्या चीज, पर्पस। उदाहरण से समझाऊंगा इस प्यारी सी बात को, ध्यान से समझना। आप इंग्लिश पढ़ते हैं, लेडीज एंड लेडास, आप इंग्लिश पढ़ते हैं ताकि एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। आपका इंग्लिश पढ़ना क्या है मेरे बच्चों, एक्शन है। एग्जाम क्वालिफाई करना क्या है, आपका पर्पस है, उद्देश्य है। मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ है ना। फिर से उदाहरण समझते हैं। मैंने कहा मैंने ये शर्ट पहनी ताकि मैं सुंदर दिख सकूं, तो शर्ट को पहनना क्या है, एक एक्शन है। पर्पस क्या है, सुंदर दिखना, है ना। हालांकि बिना शर्ट के सुंदर दिख सकता हूं मैं, है ठीक है। तो अच्छा, अब मुझे एक बात याद आई कि एक्शन को और पर्पस को आपस में जोड़ने के लिए, मेरे प्यारे छोटे भाइयों, एक्शन को और पर्पस को आपस में जोड़ने के लिए खूबसूरत से शब्द की हमें जरूरत पड़ती है, और वो कहलाता है क्या, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या काम करता है छोटे भाइयों, कंजंक्शन दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है, बोलो हाँ। अब यहां से एक प्यारी सी कहानी हमें समझनी है छुट्टो, क्या समझनी है भाई। अगर इन दोनों एक्शन और पर्पस को जोड़ने के लिए हम एक प्यारे से कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, क्या लिखा है, सो दैट। सो दैट को अगर हिंदी में हम समझने का प्रयास करें तो इसकी हिंदी निकलकर आती है ताकि। ठीक है। तो यहां एक छोटा सा नियम काम करता है बेटा, क्या नियम काम करता है कि अगर हमारे सामने एक्शन प्रेजेंट में बताया जाए तो हम आने वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद मॉडल एक्सिलरी यूज करते हैं में। अगर यही एक्शन हमें बताया जाता है किसमें, पास्ट में, तो आने वाले में की जगह हम क्या यूज करते हैं, माइट। ठीक है भाई, है ना। एक काम करता हूं चुन्नू के पापा, तीन सेंटेंसेस लिख रहा हूं, आप इन तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। आप इन, एक बात मेरे मन में आई, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप उस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आप मेरी क्लास में पढ़ते वक्त इंग्लिश तो सीखेंगे ही सीखेंगे, ठीक है, इंग्लिश तो सीखेंगे ही सीखेंगे। दूसरी बात क्या हुई, इंग्लिश के साथ साथ आप जिंदगी जीना भी सीखेंगे कि जिंदगी को कितने सरल तरीके से जिया जा सकता है। तीसरी बात, आप अपनी रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे। हम किसी दूसरे की रिस्पेक्ट तो करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी रिस्पेक्ट करना सीखें। तो आप मेरे साथ अपनी रिस्पेक्ट करना भी सीखेंगे, गॉट इट, हाँ है ना। तो इस एक ही बैच में बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आने वाला है। इंग्लिश के डर को खत्म करके इंग्लिश को ताकत में बदलना है, समाज में लोगों के साथ कैसे रहना है, जिंदगी में परिवर्तन लाना है, अच्छे से पेश आना है ना। और एक चीज महसूस की आपने, हमारी क्लास का डिसिप्लिन कितना खूबसूरत है, कोई फालतू की बात नहीं, कोई फर्जी बात नहीं। सर आते हैं, नमस्ते करते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, बड़े प्यार से पढ़ाते हैं, हर चीज को बिल्कुल लड्डू बना के खिलाते जाते हैं, है ना। कोई फालतू की बात नहीं, ना कोई राजनीति की बात, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेटा मैं आपके सामने तीन सेंटेंसेस लिख रहा हूं, आप उनके आंसर्स बनाकर दिखाएं। चलो भाई फटाफट से थोड़ी मेहनत करके दिखाएं। जल्दी से सोल्व करके दिखाओ अब।
आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की। 3 सवाल दिए थे, 3 सवाल में परेशान हो गए हमारे कुछ छोटे छोटे शिकारी। एक एक करके सवाल देखते हैं। यहां पर पास्ट की बात है, सो दैट होने की वजह से हमने पास्ट की वजह से क्या लिख दिया भाई, माइट लिख दिया। मेरे बच्चों यहां रन वर्क वॉक फास्ट प्रेजेंट की बात है, सो दैट के बाद हम लोगों ने यहां पर क्या लिखा, मे लिख दिया। तीसरी बात अगर हम देखेंगे, तीसरे सवाल के लिए समय दिया था, तीसरे सवाल पे किसी भी भाई ने ठीक काम नहीं किया। एक बात मुझे बताओ बेटा, हम जीते हैं ताकि खा सकें। आप कहोगे गुरुजी बदतमीजी हो गई है, पूरी तरह से बदतमीजी हो गई है। हमारा एक्शन क्या है, हमारा एक्शन है खाना, हमारा पर्पस क्या है, जीना। तो हमारे लिखे सेंटेंस में क्या होना चाहिए, हमारे लिखे सेंटेंस में ये बात होनी चाहिए, है ना। यानी कि एक्शन की जगह पर्पस और पर्पस की जगह एक्शन, उल्टा लिख दिया था गुरुजी ने, है ना। लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो, इससे पता चल रहा है आप पक्का नशा करे बैठे हो। ठीक है भाई, अब आओ भाई दूसरी बात से समझ लेते हैं। देखो बेटा, जैसे हमने सो दैट के नियम को समझा, जैसे हमने सो दैट के नियम को समझा मेरे बच्चों, ठीक इसी तरीके से सो दैट का ही एक चचेरा भाई है जिसे कहते हैं हम लेस्ट। लेस्ट की अगर हम हिंदी समझें, लेस्ट की अगर हम हिंदी समझें तो लेस्ट की हिंदी है क्या, लेस्ट की हिंदी है कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट की हिंदी क्या होती है, कहीं ऐसा ना हो। ठीक है भाई। अब क्योंकि इसके अर्थ में ना छिपा हुआ है, क्योंकि इसके अर्थ में ना छिपा हुआ है कहीं ऐसा ना हो, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जब इसके अंदर पहले से ही ना छिपा है तो हमें ये समझ में आया कि इसके बाद जो हम सब्जेक्ट लिखते हैं, हम इसके साथ मॉडल ऑक्सिलरी क्या यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे। पहली बात, मॉडल ऑक्सिलरी क्या यूज करेंगे दोस्तों, शुड यूज करेंगे। दूसरी बात क्या है, क्योंकि ये खुद में ही नेगेटिव है, तो दूसरी बात क्या याद रखेंगे भाई, हम याद रखेंगे कि इसके साथ हम किसका यूज नहीं करेंगे, नोट का यूज नहीं करेंगे। और बाबू तीसरी बात बता दूं तुमको, ए भैया तीसरी बात बता दूं, तीसरी बात यह है कि जो इसके साथ वर्ब है वो नेगेटिव सेंस वाली वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। लेस्ट को देखते ही 3 नियम याद रख लेना भाई, पेपर तीनों नियम से सवाल पूछ सकता है। पहली बात, मॉडल ऑक्सिलरी शुड का यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। दूसरी बात, लेस्ट खुद में ही नेगेटिव है तो इसके साथ हमें क्या यूज करना है, नॉट यूज नहीं करना। तीसरी बात, जो भी वर्ब आए वो नेगेटिव सेंस वाली हो। तो एक काम करते हैं छोटे भाइयों, इस लिखे हुए वाक्य को लेस्ट के साथ लिखने की कोशिश करते हैं। लेस्ट के साथ मैंने लिखा आपके सामने, राखी स्टडीड हार्ड, राखी ने कड़ी मेहनत की। लेस्ट हमने लिखा, लेस्ट के तुरंत बाद चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, शुड का हम यूज करेंगे, नोट का यूज नहीं करेंगे। जो भी वर्ब लिखी है उसको नेगेटिव सेंस में कन्वर्ट हमने कर दिया, तो ये हो गया हमारे सवाल का जवाब। ठीक है भाई, हाँ कि ना। अब मेरे बच्चों एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को लेस्ट से, क्वेश्चन नंबर 3 को लेस्ट से लिख कर दिखाएंगे। हाँ भाई हाँ, शाबाश। चलिए जी, तो आपने इन दोनों के आंसर्स क्या बनाए हैं दोस्तों, आंसर्स बनाने में कुछ भी नहीं है। वॉक फास्ट, सो दैट की जगह आपने लिख दिया लेस्ट, उसके बाद आपने क्या लिखा, यू शुड, और उसके बाद क्या लिखा है, रीच। तो क्या कहेंगे, ऑन टाइम की जगह क्या कर दोगे, लेट कर दोगे, बात खत्म। ठीक है ना। फाइन,
ठीक है। अच्छा, वर्ब की जगह कोई और भी वर्ड हो सकता है, वर्ब की जगह कोई और वर्ड भी हो सकता है जो लेट मतलब हमने लिखा वो नेगेटिव मीनिंग है। तो इसको अगर हमने लिखा, हमने क्या लिखा, वी ईट लेस्ट वी शुड लिव का नेगेटिव क्या बना दिया बेटा, डाई, खत्म, है ना। ठीक है बेटा। अब मेरे बेटे ये जब हमने वाक्य लिखा तो कुछ बच्चों को इस लिखे हुए वाक्य को देखकर घबराहट है, इसको देखकर कुछ ना कुछ घबराहट है ना, समझ रहे हैं। और इसकी घबराहट का इलाज कर दे भाई। कुछ बच्चों ने ये देखा, अरे सर शुड का मतलब तो हमें चाहिए पता है, इसका मतलब तो समझ आ रहा है हमें मर जाना चाहिए। अरे मरना नहीं है भाई, मरना नहीं है। एक वाक्य लिख रहा हूं, ठीक है, एक वाक्य लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे भाई, इस लिखे हुए वाक्य को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे लेडीज एंड लेडास, ठीक है। एक भाई ने रीच का नेगेटिव बना दिया डिसरीच। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ऐसा कोई शब्द नहीं होता। मुझे जहर पिला दो फटाफट से, अब मैं जीना नहीं चाहता, मुझे जीना है मेरे बिना। ये जो लिखा हुआ वाक्य है मेरे बेटा, ठीक है, कंग्रेचुलेशंस अनिल मेरे भाई, बहुत बहुत प्यार आपको मेरे बेटा। अब थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपके सामने एक सवाल पूछ रहा हूं, ये जो लिखा हुआ हमारे सामने वाक्य है भाई, ये बताना ये सेंटेंस कैसा है, ये टेंस कौन सा है और इसकी सेंस कौन सी है, थोड़ा सा मुझे बताने की कोशिश करेंगे भाई। चलो बेटा, अब अगर इन लिखे हुए सवालों को ध्यान से हम समझेंगे तो बेटा सबसे पहले जब हमने सेंटेंस की बात कही, सब्जेक्ट है, वर्ब है, नॉट है, आगे कुछ भी लिखा फर्क नहीं पड़ता, तो ये अपने आप में एक नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है भाई, है ना। टेंस की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ इस को देखते ही हमें समझ में आया कि सर ये अपने आप में प्रेजेंट का टेंस है। ठीक है भाई। जब हमने सेंस की बात कही तो सेंस ने हमें समझा क्या, इसका मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है, इसका भाव क्या है। ठीक है जी। अब अगर हम इस लिखे वाक्य को ध्यान से समझते हैं तो नोट अपने आप में क्या वाक्य बनाता है, नेगेटिव। किसी भी शब्द के साथ अगर हम लेस को जोड़ते हैं तो अर्थ क्या बनाता है, नेगेटिव। गणित ने हमें समझाया कि दो नेगेटिव आपस में अगर टकराए तो क्या बने भाई, गणित ने ये हमें समझाया। ठीक है, गणित ने हमें समझाया, अनिल कभी भी आ जाओ बेटा, आपका दिल से स्वागत है। गणित ने हमें यह समझाया कि अगर दो नेगेटिव्स आपस में टकराएंगे तो मीनिंग हमेशा क्या बनेगा लल्लू, मीनिंग हमेशा बनेगा लल्लू भाई पॉजिटिव, है ना। तो इसका जो सेंस है, इसका जो मीनिंग है वो कैसा है, पॉजिटिव। अरे बोलो हाँ, ठीक है। अब मेरे बच्चों एक बात को ध्यान से समझना है, क्या बात को ध्यान से समझना है, यहां हमारे लिखे हुए वाक्य में एक खूबसूरत बात क्या हुई है, खूबसूरत बात ये हुई है कि लेस्ट के अंदर न पहले से ही है, यानी कि लेस्ट अपने आप में पहले से ही कैसा शब्द है, नेगेटिव है। आने वाले वाक्य के अंदर नेगेटिव वर्ब या नेगेटिव कोई भी शब्द है तो ये भी नेगेटिव है। और जब ये दोनों नेगेटिव आपस में टकराएंगे तो मीनिंग कैसा हो जाएगा, जब दो नेगेटिव आपस में टकराएंगे तो मीनिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ कि ना भाई। इस लेस का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। इस डाई का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। दोनों आपस में टकराए तो मीनिंग क्या हो गया, पॉजिटिव। अब ध्यान से समझना, हम खाते हैं कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। अरे है ना, तो दोनों नेगेटिव्स आपस में टकराए क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। समझ आ गया, है ना। जल्दी चलो कहीं ऐसा ना हो कि आप को देरी हो जाए या आप देरी से पहुंचो। राखी ने कड़ी मेहनत की, कहीं ऐसा ना हो कि वह एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाए। समझ आ गया बेटा, समझ आ गया बेटा। तो बहुत सारे प्यारे छोटे भाइयों को दिमाग में ये कंफ्यूजन थी।
ठीक है, करेक्ट हो गया बेटा, फाइन। तो बात हमें ये समझ में आ गई है कि सर हम इन दोनों तरीके से पर्पस को बता सकते हैं और कहानी के पीछे क्या छिपा हुआ है। ओके जी, है ना। चलो अच्छा देखो, अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा वाक्य लिखता हूं, मैंने एक वाक्य आपके सामने लिखा, रवि इज नॉट पुअर, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं वाक्य कहता हूं रवि इज नॉट पुअर, तो इसका अर्थ क्या समझ में आया आपको? गुरुजी नॉट नेगेटिव है, पुअर नेगेटिव, और दो नेगेटिव आपस में टकराए तो अर्थ हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि रवि गरीब नहीं है। इसका मतलब क्या समझ में आ गया? रवि अमीर है ना। तो कभी कभी बोलचाल की भाषा में हम डबल नेगेटिव्स का यूज करते हैं, और डबल नेगेटिव्स का यूज करने की वजह से हमारी कही हुई बात का जो अर्थ है वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है ना। जैसे मैं अगर आपको ये कहूं वह देरी से नहीं आया है, इसका मतलब देरी नेगेटिव, नहीं नेगेटिव, दोनों आपस में मिलकर क्या बन गए रितु भाई? वह समय से आया है। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा, हाँ कि ना? कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं ना होगा भाई, प्यार से पढ़ोगे दिक्कत नहीं ना होगा भाई। आओ बेटा, मेरे दिल में एक बात आई, मेरे दिल में एक बात आई, पता है कौन सी बात आई? हमने इसको पढ़ा, और जब हमने इसको पढ़ा तो हमें एक बात समझ में आई कि भाई टेंस का लेना देना, लेडीज एंड लेडास, टेंस का लेना देना सीधा सीधा किससे है? आप कहोगे सर वर्ब से है, बोलो हाँ, ठीक है। सीधा सीधा किससे लेना देना है? वर्ब से लेना देना है, ठीक है ना। अब मैं आपकी बातों को थोड़ा सा गहराई से लेकर चलूंगा, तो टेंशन नहीं लेना भाई, ठीक है ना। किसी को अगर टेंशन आ रही हो ना, तो एक काम करो, आंखें बंद करो, एक बार गहरी सांस लो, सांस को छोड़ो, सारी टेंशन बाहर हो जाएगी। अब मेरे प्यारे प्यारे भाई प्यार से पढ़ेंगे। टेंस का लेना देना वर्ब से है ना। मॉडल एक्सिलरी का भी लेना देना किससे है? आप कहोगे सर मॉडल एक्सिलरी का भी लेना देना किससे है? वर्ब से। तो क्या टेंस का ये प्यार, टेंस की ये बात मॉडल एक्सिलरी के अंदर भी है? मैं कहूंगा बिल्कुल है। टेंस में हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, क्या उनका प्रभाव मॉडल एक्सिलरी पर पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। लेकिन इस बात का जवाब देने से पहले एक खूबसूरत बात आपको मैं बताता हूं। मैं अगर कहूं कि भाई फ्यूचर टेंस को बताने के लिए, लेडीज एंड लेडास, फ्यूचर टेंस को बताने के दो तरीके थे। कौन से दो तरीके थे भाई? जुल्फे सवारने दो भाई। हाँ जी, फ्यूचर टेंस को बताने के दो तरीके थे। जला हमको बता दीजिए कौन से दो तरीके थे, बताओ। तो आप कहोगे सर फ्यूचर को बताने के दो तरीके थे, एक तो हमारा प्रेजेंट टेंस था, है ना, और एक हमारा मूड था। अब देखो दोस्तों, मुझे ये बात कहने में ज्यादा देर नहीं लगती है कि अगर मूड की जानकारी ये दे रहा है, तो मूड की जानकारी हमें इससे बाहर कौन दे सकता है ना। तो इसका मतलब जो विल या शेल की हमने कहानी पढ़ी थी ना, ठीक है, जो भी विल या शेल की कहानी हमने पढ़ी थी, वो सारी विल या शेल की कहानी कुछ और नहीं थी, वो अपने आप में मॉडल एक्सिलरी ही थी, राइट, फाइन। तो मेरे बच्चे, इसी मॉडल एक्सिलरी के जरिए, इस विल और शेल के जरिए अब दूसरी कहानियों को हम सुलझाएंगे। आपसे उम्मीद है आप ध्यान देंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे भाई। फ्यूचर के इंडेफिनेट टेंस, चलो इधर पूरा ही लिख देता हूं। फ्यूचर के इंडेफिनेट टेंस के लिए हमने क्या यूज किया? विल या फिर शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है भाई। इसी तरीके से फ्यूचर के छुटकू कॉन्टिन्यूस के लिए हमने क्या कहा? विल या शेल के साथ बी लगाकर आईएनजी, यही लिखा मेरे बच्चे। फ्यूचर के परफेक्ट टेंस के लिए हमने क्या लिखा? विल या शेल के साथ हैव लगाकर थर्ड फॉर्म, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आप जानते हैं कि दो अलग अलग टेंसेस का फ्यूजन है। सभी बच्चों को ये चीज पता है, हाँ कि ना। तो मेरे बेटा, इसी बात को अगर थोड़ी आसान बना ले हम, इसी बात को थोड़ी आसान बना ले हम, कि जिंदगी को यूं आसान बना लिया मैंने, कि जिंदगी को यूं आसान बना लिया मैंने, किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांग ली मैंने, ठीक है। कि जिंदगी को यूं आसान बना लिया मैंने,
कि किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया मैंने। ठीक है, तो बेटा ये जो विल या शेल है, अगर ये मॉडल एक्सिलरी है तो मॉडल एक्सिलरी के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किस चीज की जानकारी देता है? इंडेफिनेट की जानकारी देता है। इसी प्रकार मॉडल एक्सिलरी के साथ अगर हम बी के साथ आईएनजी को जोड़ते हैं तो ये मॉडल एक्सिलरी का कॉन्टिन्यूस फॉर्म हो गया। क्या हो गया? मॉडल एक्सिलरी का कॉन्टिन्यूस। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ है ना। फिर एक तीसरी बात आती है क्या, कि मॉडल एक्सिलरी के अगर हम परफेक्ट फॉर्म की बात करते हैं तो परफेक्ट फॉर्म के लिए, मॉडल एक्सिलरी के परफेक्ट फॉर्म के लिए हमें हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई बेटा? चलो अब थोड़ा आसान बनाता हूं और प्यारी प्यारी बात को और आसान तरीके से समझाता हूं, आप बड़े ध्यान से समझते जाना बस। ठीक है, मैंने एक वाक्य आपके सामने लिखा। मेरे बच्चों तीन वाक्य मैंने आपके सामने लिखे हैं, तीनों के तीनों वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे। अब बात को ध्यान से समझें, बात क्या है देखो, एक एक करके बातों को समझते हैं। पहला वाक्य के यहां क्या कह रहा है? यू शुड रिवाइज योर लेसन। मैंने आपको एक वाक्य कहा, यू शुड रिवाइज योर लेसन। तो आप मुझे बताओ, लेसन को रिवाइज आप कब करेंगे? आप कहोगे सर इस शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हमने देखा तो हमें ये पता नहीं चल रहा कि आप लेसन अब रिवाइज करेंगे या कुछ समय के बाद रिवाइज करेंगे। ये अपने आप में इंडेफिनेट एक्टिविटी को बता रहा है। आप इस चीज को प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, आप इस चीज को फ्यूचर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ है ना, फाइन। अब मैं आपसे एक दूसरी बात कहता हूं, मैंने आपको कहा भाई उसको फोन मत करना, उस इंसान को फोन मत करना। इस समय यह संभावना है कि वो इंसान सो रहा हो, ये इस समय पक्की संभावना है क्योंकि इस समय वो अधिकतर रेस्ट करता है, तो इस समय उसको फोन मत करना। तो इसका मतलब यहां इस मॉडल एक्सिलरी के साथ बी लगाकर आईएनजी हमने जो लगाया है, यानी कि इसका जो कॉन्टिन्यूस मीनिंग हमने तैयार किया वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में है? सिर्फ प्रेजेंट में है। अरे हाँ है ना। चलो दूसरा उदाहरण लेके चलते हैं, एक उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका भाई है और मान लो चंडीगढ़ के लिए घर से अभी निकला है। ठीक है, आपका भाई है, गाड़ी लेके चंडीगढ़ उसे जाना है, चंडीगढ़ के लिए वो निकला है। ठीक है, अब 2 घंटे बीत गए हैं, आप घर में कोई चीज ढूंढ रहे थे, आपको वो चीज मिली नहीं, तो आपने जैसे ही फोन उठाया कि 1 मिनट रुक जाओ भाई से पूछ लेता हूं वो चीज कहां रखी है। ठीक है, तो जैसे ही आपने फोन उठाया तो मम्मी ने आपको कहा बेटा अभी फोन मत कर, वो भी गाड़ी चला रहा होगा। तो संभावना है, संभावना इस बात की है कि वो इंसान अभी गाड़ी लेके निकला है, तो वो संभावना स्ट्रोंग बनती है, स्ट्रोंग पॉसिबिलिटी है कि वो गाड़ी चला रहा होगा। तो आपने क्या किया, यहां पर इस मे के साथ बी लगाकर आईएनजी प्रेजेंट में ये इसका मीनिंग निकल रहा है। हाँ है ना। अब आपकी बारी है बेटा, इस लिखे हुए तीसरे वाक्य का अर्थ मुझे बताओ। हीना शुड हैव कम हियर, इसका मतलब क्या समझ में आया?
शाबाश। शाबाश। तो बिल्कुल ठीक हो गई बात, है ना। तो आप क्या कहेंगे, हीना शुड हैव कम हियर, हीना को यहां आना चाहिए था। आप क्या मीनिंग बोल रहे हो बेटा, हीना को यहां आना चाहिए था। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो अर्थ निकल रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है पास्ट में, है ना। और पास्ट का अगर हम परफेक्ट की बात करते हैं तो इस परफेक्ट का मतलब यहां कंप्लीटेड एक्शन नहीं है, ना 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 ना, इसका कंप्लीटेड एक्शन नहीं है। इसका यहां अर्थ क्या निकलता है, हीना को यहां आना चाहिए था। इसका मतलब क्या समझ आ रहा है, वह आई नहीं। यानी कि इसका अर्थ जो निकल रहा है वो निकल रहा है पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन, पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन। पास्ट का एक ऐसा एक्शन जो होना चाहिए था पर हुआ नहीं। तो पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को बताने के लिए हम क्या तरीका बनाते हैं, मॉडल एक्सलरी के साथ हम लगाते हैं हैव, और हैव के साथ लगाते हैं क्या बेटा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मॉडल एक्सलरी के साथ हैव और हैव के साथ क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन कौन सी मॉडल एक्सलरी की बात हम कर सकते हैं, कुड की बात कर लो, शुड की बात कर लो, मस्ट की बात कर लो, ऑट टू की बात कर लो, माइट की बात कर लो, एक्सेट्रा। ठीक है भाई, हाँ है ना, फाइन। यानी कि जो पास्ट में होना चाहिए था पर हुआ नहीं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूं, बड़े ध्यान से इसकी मीनिंग मुझे बताना। हिंदी बता दी मैं समझ जाऊंगा, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, ठीक है ना। बेटा ये वाक्य मैंने आपके सामने लिखा है, इस वाक्य की जरा हिंदी मुझे बता दीजिए। ऑक्सिलरी पढ़ने में मजा आ रहा है, आप बहुत अच्छा पढ़ा दिया, थैंक यू सो मच मेरे बेटा, भगवान आपको खुश रखे। चलो 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 फटाफट से। करेक्ट हो गया बेटा। तो बेटा जब आप इसकी हिंदी निकालते हो तो हिंदी में क्या समझ आता है, आओ दिमाग लगाते हैं आज। यहां लिखा है इफ शी हैड सीन मी, अगर उसने मुझे देखा होता वह मुझसे बात करती। इसका मतलब क्या निकल कर आया, हम्म, इसका क्या मतलब निकल कर आया, इसका मतलब ना तो उस इंसान ने मुझे देखा और ना ही उस इंसान ने मुझसे बात की। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ में आया भाई, हम्म, इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि ना तो उस इंसान ने मुझे देखा और ना ही उस इंसान ने मुझसे बात की। अरे हाँ है ना। इज माई पॉइंट क्लियर लेडीज एंड जेंटलमैन, करेक्ट हो गया बेटा, कोई दिक्कत घबराहट तो नहीं हुई। तो मॉडल एक्सलरी की अपनी अपनी पास्ट फॉर्म भी हो सकती है। तो जो हम लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा है, ठीक है ना, ये जो कंडीशनल सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा है कि इफ के साथ अगर हम यूज करते हैं किसको, पास्ट परफेक्ट को, तो इसके साथ हम लोग जो रिजल्ट बताने का काम करते हैं सब्जेक्ट के बाद, कोई भी मॉडल एक्सलरी के साथ अगर हम लोग मेरे प्यारे छोटे भाइयों हैव लगाकर थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये अपने आप में बताता है क्या चीज, देखो नियम बिल्कुल सीधा स्पष्ट हो गया ना आपके लिए, है ना। ये हमें बताता है पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन, ये हमें बताता है कि पास्ट में कोई एक्शन होना चाहिए था पर वो हुआ नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आज गले में कोई दिक्कत है लगता है, हाँ जी, बात समझ में आ गई बेटा।
शाबाश। कोई दिक्कत नहीं है? हाँ है ना? मैं 3 सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं। मैंने कहा आई कैन हेल्प यू, एक दूसरा वाक्य लिखा मैंने आई कुड हेल्प यू, एक तीसरा वाक्य मैंने आपके सामने लिखा आई कुड हैव हेल्प यू। बेटा इन तीनों के अंदर जरा मुझे फटाफट से सोच के बताओ, 3 वाक्य लिखे, इन तीनों के अर्थ क्या है, इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट क्या है? बताओ बताओ। शाबाश। अब बेटा तीनों के कॉन्टेक्स्ट को समझो। आई कैन हेल्प यू, ये किसी इंसान की क्या है? प्रेजेंट की एबिलिटी है। वो इंसान वर्तमान में आपकी मदद कर सकता है, ये उसकी प्रेजेंट एबिलिटी है। आई कुड हेल्प यू, ये उस इंसान की क्या है बेटा? पास्ट एबिलिटी है। ये उस इंसान की क्या है? पास्ट एबिलिटी। मैं आपकी मदद कर सकता था, तीनों के अर्थ समझना। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, प्रेजेंट में है संभावना। मैं आपकी मदद कर सकता था, ये मेरी पास्ट की एबिलिटी है। लेकिन जैसे ही मैंने कुड के साथ हैव थर्ड फॉर्म लगा दिया तो ये अपने आप में क्या हो गया? पास्ट अनफुलफिल्ड। यानी कि मैं आपकी मदद कर सकता था पर मैंने आपकी मदद नहीं की। मैं आपकी मदद कर सकता था पर मैं आपकी मदद मैंने की नहीं। यहां पर अनफुलफिल्ड एटीट्यूड हमारे सामने आता है। ठीक है बेटा, करेक्ट है? इजी हो गया। अब यहां तक की बात समझ में आ गई तो मेरे दिल में एक बात आ रही है। मैं जानता हूं कि आप जानते हैं कि मेरे दिल की ये बात आप पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है ना? मैं जानता हूं कि आप ये बात जानते हैं क्योंकि आपने ये बात बड़े दिल से मेरे साथ मिलकर पढ़ी है। टेंस की एक प्यारी खूबसूरत सी बातचीत आपने मेरे साथ मिलकर पढ़ी है, उसमें कंडीशनल सेंटेंस हमने आपके साथ मिलकर पढ़े हैं। मैं आपके सामने 5 सेंटेंस लिख रहा हूं। आज आपको कंडीशनल सेंटेंसेस को देखने का तरीका हम बदलेंगे। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा एक बार इनको पढ़ के देखना। हर एक सेंटेंस को बेटा बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। आज ये बात बेटा अगर इन सभी के सभी लिखी हुई कंडीशंस को लेडीज एंड जेंटलमैन अगर
इन सभी की सभी कंडीशंस को थोड़ा सा ध्यान से हम रिवाइज करें, पढ़ें, ठीक है। आओ बेटा, अब एक एक करके समझते हैं। पहले वाक्य का अर्थ हमें क्या समझ में आ रहा है? इफ ही कम्स ऑन टाइम ही विल टेक अस टू सिनेमा। अगर वह समय पर आया, वह हमें सिनेमा लेकर जाएगा। ये आपकी कौन सी हो गई? 100% पॉसिबल कंडीशन। 100% पॉसिबल कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब वो आया, लेके जाएगा। ये 100% है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इफ शी कॉल्ड, यहां पर टेंस भले ही पास्ट में, बेटा इसका जो अर्थ निकल रहा है पहले का, वो अर्थ निकल रहा है फ्यूचर में। वो आता कब है और हमें लेके कब जाएगा, ये फ्यूचर की बात है। इफ शी कॉल्ड मी आई वुड मीट हर। अगर उसने मुझे बुलाया, मैं उससे मिलूंगा। यहां पर इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोबेबल कंडीशन। प्रोबेबल का मतलब होता है क्या चीज, कि भाई 50-50% संभावना है, ठीक है, और इसका अर्थ हमेशा निकलता है प्रेजेंट में। अब अगर अभी मुझे बुलाता है, मैं उससे मिलूंगा, यानी कि उसके बुलाने की संभावना भी नहीं है इतनी ज्यादा, और मेरे मिलने की संभावना उसके बुलाने पर डिपेंड करती है। ये बात आ गई हमारी कौन सी, 50-50% पर। जब हमने यहां लिखा हुआ तीसरा वाक्य देखा, इफ शी हैड रिवाइज्ड वेल, अगर उसने ठीक से रिवाइज किया होता तो वह एग्जाम पास की होती। इसका मतलब ना उसने रिवाइज किया और ना ही उसने एग्जाम पास किया, इसीलिए ये जो संभावना है वो 0% है। इसीलिए इस कंडीशन को अगर हम कहने का काम करें तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन कहलाती है। ना तो अब वो पास्ट में जाकर रिवाइज कर सकती है और ना ही वो एग्जाम को पास कर सकती है। बात समझ रहे हैं? मैं आपके सामने कोई उदाहरण देता हूं। अगर गांधी जी भगत सिंह की फांसी को रुकवा देते तो देश 1931 के आसपास आजाद हो चुका होता। अब वो चीजें हो नहीं सकती, ना ही आजादी हमारी 1931 में हो सकती। इम्पॉसिबल कंडीशन है, ठीक है, 0% संभावना है। इफ आई वर अ किंग, अगर मैं एक राजा होता, मैं देश पर नहीं विश्व पर शासन करता। ये क्या है अपने आप में, ये भी अपने आप में एक इम्पॉसिबल कंडीशन है, ठीक है। और इम्पॉसिबल कंडीशन का मतलब 0%, कोई संभावना नहीं है दूर दूर तक। हाँ, कल्पनाओं की तुलना है, सोचने में क्या है, यहां हकीकत है, वो ऐसा करती तो हो जाता। यहां सिर्फ कल्पना है, और कल्पना करने में किसी का सिर पैर नहीं पता। यहां पर अगर हम पानी को उबालते हैं, भाप बन जाता है। 100% ये एक फैक्चुअल कंडीशन है। 100% ये एक फैक्चुअल कंडीशन है, ठीक है जी, ठीक है भाई। तो कंडीशन सेंटेंसेस को भी कैटेगराइज कर सकते हैं, और कंडीशन सेंटेंसेस को कैटेगराइज तब किया जा सकता है जब हमें मॉडल एक्सिलरीज की सटीक जानकारी हो, ठीक है। आज की क्लास को मेरे लाडले बच्चों पहले यहां तक रिवाइज करके आए। आज आपने बहुत अच्छा पढ़ा है दोस्तों, ठीक है। और जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, प्लीज आपसे अनुरोध है जरूर देख लीजिएगा, ताकि आज की क्लास को आप खूबसूरत तरीके से रिवाइज कर सकें, ठीक है। क्योंकि रिवीजन के बगैर अगली क्लासेस में मजा नहीं आएगा मेरे बच्चे, ठीक है। चलिए, आज इबादत। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, खुश रहें, मस्त रहें।